हेलो एवरीवन। आज साइंस में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड। कल हमने स्टडी किया था डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र भी पाचन तंत्र की तरह एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम माना जाता है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र की अगर बात करते हैं तो 5 मेन भाग होते हैं हमारे श्वसन तंत्र के, जिसमें से आपका नाक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें नेजल कैविटी होती है। फिर लैरिंक्स जिसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है, यहाँ पे आपका एक पार्ट होता है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है, जो वोकल कॉर्ड होता है, जिसमें से आवाज़ जब फेफड़ों में से हवा आती है वो वोकल कॉर्ड हिलता है, उसी के कारण आपकी आवाज़ निकल पाती है। ट्रैकिया हमारी जो श्वास नली होती है ये होती है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कई बार एग्जाम में पेपर में पूछा जा चुका है। लंग्स अगर फेफड़ों की बात करें तो 1 पेयर यानी 2 फेफड़े होते हैं हमारा, लेफ्ट और राइट। जो राइट वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके 3 भाग होते हैं, और जो लेफ्ट वाला होता है इसके 2 भाग होते हैं। और फेफड़े में देखिए ये जो आपने जड़ों जैसी रचनाएं दिखती हैं, फेफड़े के जो जिससे बेसिक चीज होती है, बेसिक यूनिट जिससे मिलकर हमारे फेफड़े बनते हैं, उसको कहा जाता है एल्वेलॉय यानी वायुकोश। तो लगभग 300 मिलियन वायुकोश पाए जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 300 मिलियन वायुकोश पाए जाते हैं फेफड़ों में। और उसके बाद लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये है जो डायफ्राम, वो अंग जो फेफड़ों को एक्सपेंड करने में और कंट्रैक्शन में उनकी हेल्प करता है, सिकोड़ने में और फैलाव करने में, तो उस अंग को कहा जाता है डायफ्राम। तो ये सारे पार्ट हैं हमारे श्वसन तंत्र के, जिसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में कहते हो। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नाक की अगर बात करते हैं तो नाक में होती है म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? म्यूकस द्रव रिलीज करती है। लगभग 500 ml म्यूकस हर रोज रिलीज होता है नाक से। और इसका काम क्या होता है? जो भी एयर जाती है उसमें कोई बैक्टीरिया है या डस्ट है, डस्ट पार्टिकल को रोकना म्यूकस का काम होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? नाक में, नेजल कैविटी में पाई जाती है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। लगभग हमारा जो दिमाग होता है वो लाखों तरह की स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है, और स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए जो नाक का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है ओल्फैक्टरी। तो ओल्फैक्टरी रीजन होता है, वो होता है नाक में ओल्फैक्टरी रीजन रिसेप्टर। कल हमने पढ़ा था गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, नाक में जब कुछ भी सूंघते हो वो सीधा जाता है आपके ब्रेन तक, और ब्रेन के यहाँ पे एक हिस्सा होता है, ब्रेन को भी जब हम स्टडी करेंगे उस हिस्से का नाम होता है ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी हिस्सा। तो उसका काम ही सूंघना होता है। तो जो कुछ भी आप सूंघते हो वो सीधा नाक तक जाता है, और ओल्फैक्टरी रीजन होता है नाक में, वो सीधा ब्रेन तक जाता है। तो हमें स्मेल का पता करता है, डिटेक्ट कर लेता है स्मेल, दिमाग की किस टाइप की स्मेल है। तो ये 2 पॉइंट नाक के बारे में आपने याद रखने हैं। लैरिंक्स की अगर बात करते हैं तो साइज 20 mm होता है स्वर यंत्र का, इसे हिंदी में स्वर यंत्र कहा जाता है। लैरिंक्स 20 mm होता है, और इसमें ही वोकल कार्ड पाया जाता है, वोकल कार्ड, जिसके कारण आपकी आवाज निकलती है। वोकल कार्ड, तो वोकल कार्ड वो चीज होती है जिसके कारण किसी की भी आवाज मोटी या पतली होती है। आपने अगर बच्चे का रोना सुना होता हो तो बहुत तीखी आवाज कानों में पड़ती है। ऐसे ही एक हस्बैंड और एक अगर वाइफ लड़ रहे हो तो हमें हमेशा वाइफ की आवाज ज्यादा लाउड सुनाई देती है। उसका रीजन होता है क्योंकि उनका वोकल कार्ड जो छोटा होता है, जब हवा फेफड़ों में से निकलती है, हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें ज्यादा कंपन होती है छोटे वोकल कार्ड में, तो उसकी हाई पिच होती है, हाई पिच हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की या लेडीज की जो साउंड है वो तेज सुनाई देती है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र से रिलेटेड ये चीजें थी। ट्रैकिया यानी जो हमारी श्वास नली है, इसकी हम बात करते हैं तो ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर जो ये छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, तो हायलिन, इस रिंग को कहा जाता है हायलिन। तो 16 से 18 हायलिन रिंग्स बनी होती हैं जो हमारी श्वास नली है ट्रैकिया, इसके चारों ओर, जो इसको पिचकने नहीं देती। और ये हायलिन रिंग किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, कार्टिलेज।
कार्टिलेज को कहा जाता है उपास्थि, क्योंकि हड्डियां बनने से पहले कार्टिलेज से ही बोन्स जो हड्डियां होती हैं वो हमारी बनती है। ये जब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हड्डियों से रिलेटेड, तब भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलाइन रिंग होती है, 16 से 18 उनकी संख्या होती है और सी आकार की होती है, सी शेप्ड रिंग होती है, इनको कहा जाता है। ट्रैकिया से रिलेटेड ये चीजें याद रखनी है। अब ट्रैकिया का वो हिस्सा जो दो अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है, वो भाग जहां से ये दो हिस्सों में प्रवेश करता है, उस सेंटर पॉइंट को कहा जाता है कैरिना। जो ये भाग है आपका, ये वाला जहां से ये दो हिस्सों में बट के जाती है, उस भाग को कहा जाता है कैरिना। और इस भागों को, जो ये दो अलग ब्रांच बन जाती हैं ट्रैकिया की श्वास नली के, अलग अलग फेफड़ों में मुख्य जो ब्रांच प्रवेश करती है, उसे कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। तो इसलिए जब भी डॉक्टर होते हैं मेडिकल टर्म्स की बात करते हैं, खांसते खांसते छाती में दर्द होना तो क्या कहलाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। एक बीमारी जब खांसते खांसते छाती में दर्द होने लगता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। यानी ये वर्ड यहाँ से ही निकला, ट्रैकिया के दो भाग जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर आगे जब ये फेफड़ों में जाती है, अलग अलग फेफड़ों में दोनों में जाती है, तो फिर ये कई भागों में बट जाती है, तो इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ये है ब्रोंकाई, जो मेन भाग होते हैं दो, अलग अलग जो कई भागों में जो बटती है, तो इन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और ब्रोंकियोल्स के जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो फेफड़ों का मुख्य भाग माना जाता है, जिससे फेफड़े मिलके बनते हैं, ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला जो भाग होता है, तो पूरे फेफड़े इसी पार्ट से बनते हैं। इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। इस पार्ट को कहा जाता है एल्वियोलाई। तो पूरे फेफड़े इसी से मिलके बनते हैं। तो लंग्स जो होते हैं एल्वियोलाई, वायुकोश, 300 मिलियन वायुकोश पाए जाते हैं एक फेफड़े में, 300 मिलियन। और जब हमें दमा हो जाता है, दमा आपको पता है जब पूरी अच्छे से हम सांस नहीं ले पाते, अस्थमा जिसको कहा जाता है, तो इन फेफड़ों के ऊपर एक कवक जम जाता है जिसे हम कहते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फेफड़ों के ऊपर एक कवक होता है, ये जम जाता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हवा प्रॉपर छन नहीं पाती है, जोर लगाना पड़ता है दमे वाले आदमी को सांस लेने के लिए। अगर ज़्यादा ऊंचाई पे भी चला जाता है तो भी उसे प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक जो कवक होता है आपके फेफड़ों के ऊपर जम जाता है, उस वजह से आपको दमा या अस्थमा हो जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फेफड़ों की अगर बात करें और एक दो पॉइंट इसके बारे में फेफड़ों से रिलेटेड याद रखने के, तो आपने याद रखना, जो दायां फेफड़ा होता है, जो राइट लंग होता है, उसके होते हैं 3 भाग, 1 2 3 भाग होते हैं। और जो बायां फेफड़ा होता है उसके होते हैं 2 भाग, उसके होते हैं 2 भाग। ये पॉइंट याद रखना है। दायां फेफड़ा जो होता है, राइट लंग होता है, वो लंबा होता है क्योंकि 3 भाग है, और बायां फेफड़ा जो होता है वो छोटा होता है, इसके 2 भाग होते हैं। अब इन फेफड़ों के ऊपर देखिए एक सुरक्षा परत है, जो एक लेयर है, एक बाउंड्री बनी हुई है। फेफड़ों को सुरक्षा कौन देता है? देखिए पहली सुरक्षा तो जो रिब केज होती है, जो पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो पसलियों के बीच में होते हैं दोनों फेफड़े हमारे। तो पहली सुरक्षा तो रिब केज देती है। दूसरा जो मेन सुरक्षा आवरण है उसे कहा जाता है प्लूरा झिल्ली। प्लूरा झिल्ली, तो ये प्लूरा झिल्ली है, प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। प्लूरा मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फेफड़ों का टोटल एरिया कितना होता है? लगभग 170 मीटर स्क्वायर। अगर इन फेफड़ों को हम फैला दें यहाँ पे 170 मीटर स्क्वायर, यानी 4-5 बड़े होल जो होते हैं उन जितना एरिया होता है। ये पॉइंट याद रखने का है। जबकि हमारी जो स्किन, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, अगर एक आदमी की स्किन को उतार के फैलाएं तो वो लगभग 1.6 मीटर स्क्वायर में ही फैलेगी, यानी 1.5 मीटर स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा में फैल पाएगी। जबकि फेफड़ों को अगर ओपन करके हम लग जाएं तो लगभग वो 170 मीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर कर लेंगे। हर फेफड़े में लगभग
3000 ml हवा हमेशा भरी होती है, 3000 ml, और 2 फेफड़ों में मैक्सिमम कितनी हवा आ सकती है, तो 6000 ml या 6 लीटर भी कह सकते हो। 3 लीटर एक फेफड़े में होती है, दोनों फेफड़ों में 6 लीटर तक मैक्सिमम हवा आ सकती है। फेफड़े एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 18 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, पर आवर, 18 लीटर पर आवर, और पूरे दिन में अगर बात करें तो लगभग 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं फेफड़े। इतने जरूरी अंग, सबसे मुख्य अंग है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और फेफड़ों के साथ साथ मेन काम क्या करते हैं, अगर एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी में, ज़्यादा वाटर है, तो उसको भी शरीर से बाहर करते हैं। लगभग 400 ml जो आप सांस लेते हो, किसी ग्लास के सामने या सांस छोड़ के देखना, उस ग्लास पे मॉइस्चर यानी वाटर वेपर के थ्रू लगभग 400 ml वाटर को, जल को वाटर वेपर के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। ये तो मेन 2 चीज़ों का ये एक्सक्रीशन करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का और एक जल का। तो इसलिए उत्सर्जी अंग भी इनको कहा जाता है, बट मेन अंग क्या होते हैं, ये रेस्पिरेटरी यानी श्वसक अंग होते हैं। तो डायाफ्राम नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करते हैं तो डायाफ्राम है हमारा। तो डायाफ्राम क्या करता है, देखिए जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट में एक्सपेंशन होता है, फूल जाती है। जब भी ऐसे करते हैं तो फूलती है, क्यों? क्योंकि ये डायाफ्राम जो यहाँ से होता है ये गुंबद के आकार का होता है। तो जैसे ही ये फैलता है तो यहाँ से ये फेफड़ों को नीचे करता है, खींचता है फेफड़ों को, और फेफड़ों में खिंचाव होता है तो फेफड़े में क्या होता है, फुलावट आती है। तो जब हम सांस खींचते हैं तो फेफड़े फैल जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और वो सिकुड़ के क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो ये बेसिक पार्ट थे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंग माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल क्लियर है डायग्राम के माध्यम से। ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह 2 बार इस वीडियो को देखना है और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये वो चीज़ें थी जो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनर पूछ लेता है। अब इसकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। 5 अंग थे हमारे, ये था डायफ्राम। ये आपका डायफ्राम है, ये आपका राइट लंग्स है, और ये आपका लेफ्ट लंग है। इसके 2 भाग, इसके 3 भाग। ये आपकी श्वास नली है, और जो रिंग है उसके ऊपर ये है हाइलिन रिंग, हाइलिन के छल्ले। लेरिंग्स जो आपका ये स्वर यंत्र है जिसमें आपका वोकल कार्ड होता है, और नाक में जो हिस्सा होता है स्मेल के लिए वो होता है ओल्फैक्टरी, जो स्मेल के लिए जरूरी होता है। तो ये बेसिक डायग्राम के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। अब टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं। अगर एक श्वसन को यानी रेस्पिरेशन को हम कितने मेन भागों में टेक्निकली डिवाइड कर सकते हैं, ये जो प्रक्रिया है कितने भागों में पूर्ण होती है। तो देखिए, अगर श्वसन को हमने देखना है तो 3 पार्ट होते हैं इसके। एक पल्मोनरी श्वसन, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और एक होता है कोशिकीय श्वसन जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन की अगर बात करें, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है कि सिंपली वातावरण और फेफड़ों के बीच, वातावरण और फेफड़ों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी O2 हम अंदर लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसमें 2 चीजें हैं। वातावरण में देखिए 3 गैसें होती हैं। एक होती है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा,
फिर होती है ऑक्सीजन, वैसे आर्गन होती है तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की होती है CO2। ठीक है, तो अब सांस लेने की प्रक्रिया में कैसे होता है? जब सांस हम अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना, और सांस बाहर छोड़ना कहलाता है एक्सपिरेशन। ये दोनों टर्म्स याद रखेंगे आप, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता है कि सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है। इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर, वैसे भी ये वर्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। तो इंस्पिरेशन सांस अंदर खींचना और एक्सपिरेशन होता है सांस बाहर छोड़ना। वातावरण में देखिए जो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, चाहे सांस अंदर लो चाहे सांस बाहर छोड़ो, 78% जो परसेंटेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होती है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज लगभग 21% होती है। आर्गन 0.93% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आर्गन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम जब भी बात करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमेशा नाइट्रोजन की भी बात नहीं करते। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है 0.03%। तो जितनी हम सांस अंदर लेंगे तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा पाएगी। जब हम बाहर छोड़ते हैं सांस को, तो उस केस में जितनी नाइट्रोजन ली थी उतनी हमने नाइट्रोजन बाहर छोड़ दी। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लेते हम 21% है बस, बट जब सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ 17% ऑक्सीजन को हम बाहर छोड़ते हैं। 4% हमारी बॉडी यूज करती है उस ऑक्सीजन का एनर्जी बनाने में, तो इसलिए कहा जाता है जो ऑक्सीजन है वो जीवन का आधार होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी होता है। जो 4% हमने कम ऑक्सीजन छोड़ी है उसकी बजाय हम क्या छोड़ते हैं बॉडी से बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को पॉइजनस होने से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना जरूरी होता है। तो ये इस चीज से रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये प्रोसेस था हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी फेफड़ों द्वारा सिंपली ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। किस रेस्पिरेटरी प्रोसेस का पार्ट होता है? वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन का। अब अगर बात करते हैं, देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक दिन में लगभग 18 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से CO2 बाहर आती है हमारी बॉडी से। तो एक दिन में पूरी 432 लीटर ऑक्सीजन को हम बाहर करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी ग्लास के सामने आप सांस लोगे तो वाटर वेपर आ जाते हैं। लगभग 400 ml यानी आधा लीटर से थोड़ा सा कम वाटर वेपर के रूप में जो जल वाष्प है वो बॉडी से बाहर आते हैं एक दिन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछ ले, तो दोनों आप याद रखोगे। तो सिंपली ये था हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब जो सेकंड पार्ट है उसका पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बाद अगर बात करते हैं तो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का सिंपली मीनिंग है कि जो एक्सचेंज कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है और ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है। तो हमारे लंग्स में देखिए दो तरह की विंग्स होती हैं। एक में होती है एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर, और एक होती है वीन एयर जो नसों में हवा होती है। अगर ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें तो एल्वियोलर एयर में जैसे ही ऑक्सीजन आती है उसका प्रेशर होता है 100 mmHg। प्रेशर की यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और वीन एयर के प्रेशर की बात करें तो वो होता है आपका 40 mmHg, लगभग 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। ये बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के केस में। बट अगर CO2 के केस में यही बात करें तो इसकी परसेंटेज होती है 40 mmHg और यहां पे होता है 46 mmHg। तो आपने सिंपल एक चीज देखी होगी, अगर एक ट्यूब में हवा भर देते हो, एक हिस्से में प्रेशर ज्यादा है यानी 100 mmHg है और दूसरे हिस्से में कम प्रेशर है हवा का 40 mmHg है, तो हवा किस साइड जाएगी? यानी अंदर की साइड जाएगी। और सेम इस केस में देखिए एक साइड कम है, एक साइड प्रेशर ज्यादा है, तो हवा किस साइड आएगी? बाहर आएगी। तो ऑक्सीजन और CO2 हमेशा किस दिशा में ट्रेवल करती हैं? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर एग्जैक्ट इसकी बात करें तो ये
37 mmHg होता है, बट आप इसको याद, इतनी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, तो मैंने एक राउंड फिगर में 40 के राउंड ले लिया है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज क्या होता है कि जब एक्सचेंज होती है तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं। ऑक्सीजन के अगर ट्रांसफर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन के थ्रू 98.5% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हो जाता है, और जो 1.5% जो बच गया वो हो जाता है प्लाज्मा के थ्रू। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा है ये हीम जो एक आयरन यौगिक होता है, और ये होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन ये एक प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन में 96% पाया जाता है। आयरन ये 4% और ये 96% पाया जाता है। अब आयरन किस अवस्था में होता है? Fe2+, इसे कहा जाता है फेरस अवस्था, इसे कहा जाता है फेरस अवस्था। आयरन फेरस अवस्था में पाया जाता है। अगर गलती से ये Fe3+ अवस्था में पाया जाए, ये अवस्था होती है फेरिक अवस्था। अगर ये गलती से फेरिक अवस्था में आ जाए तो इस अवस्था में क्या होता है? नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण, नाइट्रेट्स की, जब नाइट्रेट्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्यों, किस अवस्था में आ जाता है? फेरस अवस्था में ना होके किस अवस्था में आ जाता है? नाइट्रेट्स की अधिकता जब हो जाती है तो फेरिक अवस्था में आ जाता है। इस केस में क्या करता है? देखिए, जो फेरस अवस्था होती है वो ऑक्सीजन को जोड़ती भी जल्दी है और ऑक्सीजन को तोड़ती भी जल्दी है। बट फेरिक अवस्था जो ये होती है तो ये ऑक्सीजन को Fe3 के केस में ये ऑक्सीजन इससे जुड़ नहीं पाती, तो जुड़ नहीं पाती तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन की जगह ये क्या बनाती है? मेथ हीमोग्लोबिन बनाती है, मेथ हीमोग्लोबिन बनाती है, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, मेथ हीमोग्लोबिन बना लेती है। तो इस केस में क्या होता है? जो ब्लड होता है लाल की बजाय कैसा पड़ना हो जाता है? नीला पड़ना हो जाता है, लाल की बजाय नीलापन या बैंगनीपन आ जाता है, और इस बीमारी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों? क्योंकि इस खासकर प्रेग्नेंट लेडीज पे इसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है, उसके न्यूबॉर्न बेबीज पे, शिशुओं पे। तो जो शिशु के जो ब्लड में क्या होता है? नीलापन आ जाता है, तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे कहा जाता है। वो किस कारण होता है कि फेरस अवस्था में ना होकर ज़्यादा नाइट्रेट्स आ जाएं तो फेरिक अवस्था में आ जाता है, वो ऑक्सीजन को जोड़ नहीं पाता, तो इसलिए जो सप्लाई होती है रेड ब्लड सेल्स की वो कम हो जाती है ऑक्सीजन की उनमें, तो नीलापन आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि भाई ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है ज़्यादातर किस में होता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है 98% और 1.5% प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लाज्मा के साथ भी मिलके होता है, बट सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ये क्या करती है कि सोडियम के साथ मिलके और पोटाशियम के साथ मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के साथ मिलके और पोटाशियम के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट्स और पोटाशियम बाइकार्बोनेट्स बना लेती है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स और पोटाशियम बाइकार्बोनेट्स बना लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्लाज्मा के रूप में भी 7% होता है, 23% इसका कार्बोमिनो ग्रुप्स के साथ होता है, बट ज़्यादातर 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखनी है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से, इसको हम अच्छी तरह से
समझेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं। कोशिकीय श्वसन ये 2 चरणों में पूरा होता है। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और एक को हम कहते हैं क्रैब चक्र, क्रैब साइकिल, क्रैब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये जहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। देखिए श्वसन 2 तरीके का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन या एरोबिक श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अनॉक्सी श्वसन जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ज़्यादातर जो कीट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन करते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस होने से, ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से, तो एक जो ग्लूकोज होता है वो सिर्फ 2 एटीपी अणुओं में कन्वर्ट होता है, 2 एटीपी अणुओं में कन्वर्ट होता है। पूरे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो एनर्जी मिलने से संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए। एनर्जी कैसे मिलती है? देखिए जैसे C6H12O6 होता है हमारे शरीर में, ये है ग्लूकोज। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिलती है जब सांस लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन मिलने से ये क्या होता है, ये 2 चीज़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में टूटता है। मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, हमारा ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में और फिर एनर्जी मिलती है हमें, इन दोनों से ये टूट जाते हैं और क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किस रूप में मिलती है? एटीपी अणुओं के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पूरी प्रक्रिया एनर्जी मिलने से संबंधित है, सांस लेने की। सांस लेते हैं तो एनर्जी मिलती है, लिखने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है? एटीपी अणुओं के रूप में। और ये कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस? इसमें कितने अणु मिलते हैं? टोटल 4 अणु बनते हैं, लेकिन 2 अणु उसमें से खर्च भी हो जाते हैं। तो नेट गेन कितना होता है? 2 एटीपी अणुओं का होता है। ये कोशिका द्रव्य में होती है संपन्न। वैसे तो ज्यादा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सारी जो प्रोसेस होती है क्रेब साइकिल की होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, साइटोप्लाज्म में। तो इसमें क्या होता है, अब इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 साइंटिस्टों के नाम थे। इसका नाम था एम्बेडन, एम से जो नाम बनेगा वो है आपका मेयरहोफ, और जो पी से नाम बनेगा वो है पार्नास। तो ईएमपी पाथवे इन 3 साइंटिस्टों के नाम पे इन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसका कहा जाता है। अब क्रेब साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रेब साइकिल क्या होता है कि जब एक ग्लूकोज अणु 34 एटीपी अणुओं में बदलता है, यहाँ पे एक ग्लूकोज के अणु से 34 एटीपी अणु बनते हैं और पायरुविक एसिड ट्रांसफॉर्म होता है। पायरुविक एसिड ट्रांसफॉर्म होता है एनर्जी के रूप में। पायरुविक एसिड हमें ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। तो क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लूकोज का अणु कितने अणुओं में बदलता है? एक ग्लूकोज अणु 34 एटीपी मॉलिक्यूल में बदलता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है।
क्रैब चक्कर को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। हैंस क्रैब ने इसकी खोज करी थी, हैंस क्रैब ने खोज की थी, तो उनके नाम पे ही हम इसे क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल कहा जाता है या सिट्रिक एसिड साइकिल इसको कहा जाता है। तो क्रैब चक्कर से रिलेटेड आपने ये याद रखना है। तो एक ग्लूकोज अणु के टूटने से कितने अणु बनते हैं टोटल, देखिए 34 तो इसमें बन गए, ठीक है, और 2 हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे, तो 36 अणु बनते हैं। बट 4 भी मिले थे हमें ग्लाइकोलाइसिस से, अगर खर्च हुए अणुओं की ना बात करें तो 36 या 38, या तो 36 ऑप्शन में मिलेंगे तो या 38 ऑप्शन में, दोनों बहुत कम है आपको ऑप्शन में मिले कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी अणु मिलते हैं, या तो 36 या 38 मिलेंगे, इन दोनों पे आपने ध्यान रखना है। 38 अणु अगर वो बनते हैं, वो प्रोकैरियोट्स जो अर्धविकसित जीव होते हैं उनमें बनते हैं। यूकैरियोट्स की अगर बात करते हैं तो 36 एटीपी अणु उनमें बनते हैं, क्योंकि 2 उनके अणु क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपने ये कंप्लीट चीज़ें हो जाती हैं हमारे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी हमारे लिए। अब एक बार जैसे पूछ लिया था एग्जामिनर ने कि भाई अगर कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है हार्ट में, पिछली बार ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हरियाणा पुलिस का भी ये क्वेश्चन था कि कम ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हार्ट में पेन होना, हार्ट में दर्द होना क्या कहलाता है, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है, एंजीना पेक्टोरिस। ये क्या होता है, कम O2 सप्लाई के कारण हार्ट में पेन होना, हार्ट पेन होना क्या कहलाता है, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। और एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म आपने याद रखनी है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, एथेरो यानी आर्टरी से रिलेटेड, तो धमनियों का रास्ता, ब्लड फ्लो के जो रास्ता है क्या हो जाता है, संकीर्ण या नैरो हो जाता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। कुछ बंदे होते हैं जिन्हें स्मेल ही नहीं आती, आप कितनी ही बदबूदार चीज़ें अच्छी रख लो, उनके सामने रख दो, या कितनी ही अच्छी चीज़ें रख लो, तो उस बीमारी को कहा जाता है एनोस्मिया या लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें स्मेल ही नहीं आती, उस बीमारी को कहा जाता है एनोस्मिया। क्यों? क्योंकि जो उनके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, जो नाक में होते हैं, जो सेंसर होते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं स्मेल को लेके, और ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी बनती थी। मैंने कोशिश की है कि सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको समझा दूं, वैसे तो एक्सप्लेन करने के लिए हर टॉपिक पे बहुत सारा टाइम लगाया जा सकता है, बट इतने कम समय में ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड, and stay safe, stay home, be knowledgeable with RK Campus Defense Academy. Thank you very much.